कातिल। सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी खून से लथपथ उस लड़की के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे कई लोगों ने घेर कर तो रखा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वैसे भी इन तेज रफ्तार शहरों की सच्चाई यही है कि लोग यहाँ तमाशा तो देखते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। उस लड़की की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। तभी एक यंग लड़का जो बहुत ही जल्दी में था, उसका सामना उस भीड़ से होता है। ओह, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना था, लेकिन पता नहीं ये भीड़ किस बात की है। जब ऑफिस जल्दी पहुंचना हो तो सारी कायनात मिलकर देर करने पर तुल जाती है। उधर झाड़ियों के किनारे उस लड़की की आंखें धुंधला रही थी। उसके शरीर में हलचल अब ना के बराबर हो रही थी, लेकिन वो जिंदा थी। तभी वो यंग लड़का जिसका नाम अंकित था, वो बाइक से उतरा और भीड़ को चीरते हुए उस लड़की के पास जा पहुंचा। ओह शिट! अरे, किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया कि नहीं? अरे भाई, क्यों फटे में अपनी टांग अड़ा रहे हो? देख नहीं रहे हो पुलिस का मामला है। पुलिस का मामला है? तो क्या इस लड़की को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? अंकित ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन दोनों को कॉल किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस उस लड़की को लेकर सायरन बजाती हुई हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ घंटे पहले की बात है। क्या बैड लक है, टायर पंचर हो गया यार। अरे तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? टायर ही तो पंक्चर हुआ है। यार टाइमिंग देख रही हो, रात के 10 बज रहे हैं और इस सुनसान सड़क पर कोई मैकेनिक मिलना तो इम्पॉसिबल ही है। हाँ तो क्या हो गया? ये सुनसान सड़क, अंधेरी रात और हम दोनों, सब कुछ कितना रोमांटिक है ना। बस बारिश हो जाए तो मजा आ जाए। यार दिव्या, टेंशन से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। अरे रोमांटिक माहौल में रोमांस ही सूझेगा ना। और ये रोमांस में अपने मंगेतर के साथ कर रही हूँ, मतलब एकदम ऑफिशियल वाला है ये रोमांस। तुम भी ना दिव्या, कमाल हो। और तेरे इसी कमाल पर तो प्यार आ जाता है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर नीरज अपनी दिव्या को बहुत ही बुरी कंडीशन में देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो कल रात की घटना के बारे में बार बार सोचे जा रहा था और दिव्या के पापा और मम्मी के साथ बिल्कुल बेजान सा खड़ा था। तुम जिद मत करो दिव्या, देखो 5 मिनट में कैब आ जाएगी, तुम आराम से घर पहुंच जाओगे। नहीं तो घर वाले बिना मतलब टेंशन लेंगे। और तुम कैसे आओगे? अरे मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अब बाइक यूं ही लावारिस की तरह छोड़कर तो नहीं जा सकता ना, और वो भी वो बाइक जो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और लविंग दिव्या ने दिया है। कैब पूरी रफ्तार से दिव्या के घर की ओर जा रही थी। दिव्या फोन पर बातें कर रही थी। दिव्या, 1 महीना सुनने को तो कम लगता है, लेकिन इसमें 30 दिन होते हैं, यानी और 30 दिन की दूरी है हम दोनों के बीच। जानते हो नीरज, कभी कभी सोचती हूँ कि हम दोनों में एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तुम या मैं? उसमें हमेशा मेरे नंबर ही ज्यादा आएंगे। बातें करते करते अचानक नीरज को मोबाइल की बैटरी लो की आवाज आती है। यार दिव्या, बैटरी लो आ रही है, कभी भी फोन बंद हो जाएगा। नीरज ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। दिव्या ने उसका नंबर ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। ओह, ये तो सच में स्विच ऑफ हो गया। दिव्या ने अपना फोन अपनी बैग में रखा, तभी उसने देखा कि कैब का ड्राइवर उसे शीशे से घूर रहा है। इतनी देर तक दिव्या को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि वो कैब ड्राइवर न जाने कितनी देर से उसे घूर रहा था, लेकिन जब उसे ये पता लगा तो उसने अपना दुपट्टा सही किया और उसे इग्नोर करने लगी। लेकिन तभी, अरे भैया, ये किस रास्ते से जा रहे हो आप? ये कॉमन रास्ता तो नहीं है। मैम, शॉर्टकट है। नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं लेना, सीधे सीधे मेन रास्ते से ही चलो। मैम, रात का समय, जल्दी घर पहुंच जाओगे। ये कहकर ड्राइवर ने कैब को उस कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। अरे मैंने कहा ना तुमसे कि सीधे रास्ते से चलो, फिर भी तुम। सीधे रास्तों पर टेढ़े काम नहीं किए जाते मैम। क्या टेढ़े काम मतलब? देखो मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस दिव्या का बयान लेने के लिए तो पहुंच गई थी, लेकिन ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके लगभग सारे अंगों ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था
उसके एडमिट होने के 2 घंटे बाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे अरे ये नहीं हो सकता। मेरी दिव्या मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। दिव्या उठो, दिव्या प्लीज उठो ना। दिव्या प्लीज उठो ना। अरे मुझे क्या हो गया था? मैंने क्यों जिद की तुम्हें कैब से जाने के लिए? क्यों? दिव्या के शरीर से लिपटकर नीरज लगातार रोए जा रहा था। दिव्या के पापा की बूढ़ी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और दर्द भी। उसकी माँ तो बार बार बेहोश हो जा रही थी। सर छोड़ना नहीं उसे। ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया। अरे कितना मना किया था उसने, लेकिन मैंने ही उसे कैब से जाने की जिद की और सब तबाह हो गया। हिम्मत रखिए नीरज, हिम्मत रखिए और आप पूरी बात मुझे बताइए। सब बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ। लेकिन सर एक वादा करो मुझसे, वो दरिंदा अगर आपकी गिरफ्त में आ गया तो उसे मेरे हवाले कर देना। मैं उसे मारकर फांसी पर चढ़ जाऊंगा। नीरज ने पुलिस को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर राघव उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे और नोट भी कर रहे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद, अंकल दिव्या के बिना सब कुछ खाली खाली सा लगता है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं गुनहगार हूं उसकी मौत का। मैं खुद को दोष देना बंद करो बेटे, बंद करो। नहीं अंकल, ये भूल इतनी भारी पड़ेगी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इंसाफ होगा, जरूर होगा। मेरी दिव्या को इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं जान लगा दूंगा उस ड्राइवर को पकड़ने के लिए। नीरज के दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार किया और उस कैब ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लग रहा था। इस बीच एक दिन, ऐसा कैसे हो सकता है पांडे? शहर के सारे कैब ड्राइवर का हुलिया हमने मिला लिया, लेकिन उस स्केच से कोई हुलिया मैच नहीं कर रहा है। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बाहर स्टेट की कैब हो? आप तो जानते ही हैं कि हमारा बॉर्डर 3 स्टेट से मिलता है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे पता नहीं कुछ खटक क्यों रहा है। मुझे तो दिव्या का बॉयफ्रेंड भी लायर लगता है, लेकिन वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा है कि खैर, वैसे मैं रेकी तो उसकी भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। क्या सर, वो सही बंदा है? ये पूरा मामला रेप का है। सारे एविडेंस रेप और मर्डर के हैं, बस वो ड्राइवर नहीं मिल रहा है। हवलदार पांडे इंस्पेक्टर राघव से ये बातें कर ही रहा था, तभी थाने की घंटी बजी। हेलो, क्या कह रहे हैं? हम अभी पहुंच रहे हैं। किसका फोन था? सर वो दिव्या के पापा का। नीरज ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इंस्पेक्टर राघव और पांडे तुरंत अस्पताल की ओर भागे। सर मैं कह रहा था ना कि वो नीरज बंदा जेन्युइन है। नीरज की जान डॉक्टरों ने बचा तो ली, लेकिन क्यों? अरे क्यों बचा लिया मुझे? मुझे मरना था, मुझे मेरी दिव्या के पास जाना था। नीरज, सुसाइड अटेम्प्ट गैर कानूनी काम है, तो क्या करूं सर, क्या करूं बोलिए? कानून कुछ नहीं कर रहा है और दिव्या की यादें हैं कि कहीं नहीं जा रही। उसका चेहरा हर पल मेरी आंखों के आगे घूमता है, उसकी बातें, उसकी हंसी। बताते बताते नीरज रोने लगता है। नीरज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राघव नीरज को ये बोल ही रहे थे कि तभी उनके फोन की घंटी बजी। हेलो। उधर से जो इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर राघव को मिली, उसे सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। फोन पर बात खत्म कर, नीरज गुड न्यूज है आपके लिए, कातिल पकड़ा गया है। क्या? कातिल पकड़ा गया? सच? इंस्पेक्टर साहब मुझे अपनी गन दीजिए, मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ। उसने मेरी दिव्या, मेरी जिंदगी को मुझसे छीना है। नहीं मिस्टर नीरज, कानून का काम कानून को करने दीजिए और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राघव फिर से अस्पताल पहुंचे। इस बार उनके साथ एक आदमी था जिसने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। उसे लेकर इंस्पेक्टर राघव नीरज के पास गए। अस्पताल में दिव्या के पापा और मम्मी समेत प्रेस के भी लोग थे। अरे सर, आप आ गए? क्या हुआ उस गुनहगार का? उसे पकड़ तो लिया है ना? हाँ पकड़ लिया है, ये है वो। ये कहकर इंस्पेक्टर ने उस आदमी का नकाब उतारा और जैसे ही नकाब उतरा, नीरज का चेहरा पीला पड़ गया। ये कौन है सर? ये तो वो ड्राइवर नहीं है। पहचानिए मिस्टर नीरज, पहचानिए, कोशिश तो करिए, आपको याद आ जाएगा कि ये कौन है। सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा सर।
नीरज की इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर राघव ने उसे जोरदार तमाचा मारा। सर! क्यों, आंख खुली क्या? पता चला है कौन है? सर, ये वही आदमी है जिसने मेरी दुकान से नींद की गोली ली थी और ये बार बार पूछा था कि। उसके बाद उस नकाबपोश आदमी ने कुछ दिन पहले की एक घटना बताई। अरे सर, अपना हर दिन का काम है ये। 15 साल से दवाइयों के बिजनेस में हूँ। मैं क्यों गलत बोलने लगा? जितनी मात्रा मैंने बताई है उतनी मात्रा में अगर नींद की गोलियां खाएंगे तो बेहोशी तो आ जाएगी, मौत नहीं। इसलिए बेफिक्र रहिए। और सर, आपको तो पहले भी मैंने ये गोलियां दी हैं, फिर इतने सवाल क्यों? दिव्या के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सर, ये सब क्या है? ये नींद की गोली, दवाई दुकान वाला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सब समझ जाएंगे सर आप। बस ये जान लीजिए कि आपकी बेटी का कातिल कोई और नहीं, ये उसका मंगेतर नीरज है। सर, ये क्या बकवास है? ये बकवास है ये? नीरज की इस बात पर इंस्पेक्टर राघव ने एक तमाचा उसे फिर से खींच कर मारा। और सच सच बताओगे या मैं बताऊं तेरी काली करतूत कि तूने ही दिव्या को मारा है और फिर ये झूठी कहानी गढ़ी है? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? नीरज तो उससे बहुत प्यार करता है, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। नहीं सर, गलतफहमी नहीं, सच सच बाहर आ रहा है। हालांकि शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन मैं उसे पुख्ता कर रहा था। इंस्पेक्टर राघव को जब बनाए गए स्केच की सूरत से मिलने वाला कोई कैब ड्राइवर नहीं मिला, तभी से राघव का दिमाग ठनकने लगा था। दिव्या का फोन भी गायब था। इंस्पेक्टर राघव ने उस रात की दिव्या और नीरज की कॉल डिटेल की जानकारी लेने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क किया। सर, वो झूठ बोल रहा है। उस दिन इस टाइम पर दिव्या के नंबर पर कोई कॉल ही नहीं की गई थी, जैसा कि वो बता रहा है। दिव्या का नंबर तो दोपहर से ही बंद है। इंस्पेक्टर राघव के लिए यह सब कुछ चौंकाने वाला नहीं था। उसे तो पूरा शक था कि नीरज ने ही दिव्या को मारा है, लेकिन क्यों, वो ये नहीं पता लगा पा रहा था। लेकिन एक दिन जब दिव्या का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट में ये पता लगा कि दिव्या प्रेग्नेंट थी, तो क्यों मिस्टर नीरज, सच कह रहा हूं ना? दिव्या प्रेग्नेंट थी ना? बोलो, थी ना वो प्रेग्नेंट? और ये सब कुछ इसीलिए ही किया गया है क्योंकि हाँ, मैंने ही किया है ये सब। मैंने ही मारा है दिव्या को। मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो थी कि चेप हुए जा रही थी मुझसे और मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन एक दिन उसने बोला कि वो प्रेग्नेंट है। दिव्या सच्चे दिल से नीरज से प्यार करती थी, लेकिन नीरज तो बस उसका फायदा उठा रहा था। दिव्या को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। वो तो बेचारी सोचती थी कि वो उससे शादी करेगा, इसीलिए उसने कई बार नीरज के बहकावे में आकर सीमाएं भी लांघी, लेकिन नीरज को कहाँ ये सब मंजूर था। क्या हुआ नीरज, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ? कैसी बात कर रही हो दिव्या? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं और उस पर से ये। अरे तो शादी कर लो ना, इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? दिव्या के कहने पर नीरज ने उससे सगाई तो कर ली, लेकिन वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था और इसी के लिए उसने ये भयानक प्लान बनाया। उस दिन इसने दिव्या को एक अननोन प्लेस पे मिलने के लिए बुलाया। दिव्या के ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाई, उसके साथ कई बार जबरदस्ती की और फिर उसके पेट में चाकुओं से कई वार किए। जब उसे तसल्ली हो गई कि वो मर गई है, तो उसने उसे रातों रात झाड़ियों में फेंक दिया। ये सब सुनकर दिव्या के पापा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। राक्षस, तू है मेरी बेटी का कातिल। वो बेचारी क्या नहीं करती थी तेरे लिए, जितना कमाती सारा का सारा तुझ पर खर्च करती। कई बार मैंने भी मना किया तो बोलती है कि पापा वो कर रहा है ना ट्राई, और एक अच्छे पार्टनर की यही पहचान है ना कि वो हर घड़ी अपने पार्टनर का साथ निभाए। राक्षस है तू। इंस्पेक्टर साहब, इसे फांसी से कम कुछ भी मत देना, कुछ भी नहीं। इसने रिश्तों का खून ही नहीं किया है, विश्वास का भी किया है, और विश्वास का कातिल सबसे बड़ा कातिल होता है, सबसे बड़ा।